नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जोशी जी की कहानी बुआ जी। इतवार की दोपहर खाना खाते खिलाते दो तो बज ही जाते हैं। कमर सीधी करने के लिए जरा लेटी ही थी कि गुड़िया रानी आ पहुँची। मम्मा, आप ये कैसी मुसीबत अपने साथ ले आई हैं? मैं तंग आ गई हूँ। कैसी मुसीबत? अरे वही आपकी बुआ जी। सुपर्णा, मेरी आवाज़ एकदम तल्ख हो उठी। बड़ों के बारे में इस तरह बात करते हैं? ये नाराज़ होने वाली बात नहीं है मम्मा। ज़रा मेरी परेशानी भी तो समझा करो। गुड़िया ने चिरोरी की। जानती है कि जब मम्मी नाराज़ होती है तो नाम लेकर ही बुलाती है। ऐसा क्या हुआ है, बताओ तो। मैं अपनी अटैची कब जमाऊं, समझ में ही नहीं आता। जब भी अलमारी खोलती हूँ नानी जी चली आती हैं। हर साड़ी उलट पुलट कर देखेंगी, हर सूट के डिजाइन परखेंगी। अरे तो क्या हुआ? दुल्हन के कपड़े देखने का चाव तो सबको होता है। सिर्फ देखकर ही उन्हें संतोष नहीं होता मम्मा। वे हर एक कपड़े का दाम पूछती है और फिर अपनी बहू रानी का गुण गाने बैठ जाती है। मेरी हर साड़ी उनकी बहू के पास मौजूद है। तो महंगी साड़ी खरीदने का ठेका क्या हम ही ने ले रखा है? बुआ जी की बहू बैंक में नौकरी करती है, जरूर खरीदती होगी। क्या पता। नानी जी तो ऐसी 2 कौड़ी की साड़ियाँ पहनकर घूमती हैं। हमारी 11वीं तक उनसे अच्छे कपड़े पहनती हैं। सुपर्णा, मैंने इस बार खाली कड़कदार आवाज़ में कहा। बहुत बोलने लगी है आजकल। अपनी गज भर की जबान को जरा लगाम देना सीखो। छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है तुम्हें। ससुराल में हमारा नाम खूब रोशन करोगी। वाह। मेरी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि दुपट्टे का कोना मुंह में ठूस कर बिटिया रानी कमरे से बाहर चली गई। उसकी आंखें छल छलाई थी। शादी के ठीक 10 दिन पहले मम्मी से ऐसी करारी डांट खाने की उसने जरा भी कल्पना नहीं की होगी। मुझे मालूम था अब कमरे में जाकर देवी जी रोएंगी। रुला दिया ना उसे। इतनी देर बाद अब सुपर्णा के पिताश्री का बोल फूटा। क्या तुम जरा भी अपने पर काबू नहीं रख सकती? 8-10 दिन बाद वह ससुराल चली जाएगी तो इन्हीं बातों को याद करके रोती रहोगी। ससुराल जा रही है इसीलिए तो डांटना जरूरी है। बोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए। यहाँ तो मैंने जरा सा डांट भर दिया है। ससुराल में ऐसे मोती बिखेरेगी तो जिंदगी भर को मन मुटाव हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि गुड़िया जरा मुंह फट है, पर तुम्हारी बुआ जी भी तो जरा ज़्यादा ही इंटरफियर करती है। बच्चों को अच्छा नहीं लगता। पता नहीं तुम इन्हें क्या सोचकर साथ ले आई हो। घर में पहली पहली शादी है, वह भी लड़की की। कोई सलाह देने वाला चाहिए कि नहीं। न मेरी सास जिंदा है न अम्मा। जिठानी को फुर्सत नहीं है, फिर क्या करती, इन्हीं को लिवा लाई। ये भी कौन सी फुर्सत में है। बहू की नौकरी की वजह से अनेक गृहस्थी से जूझ रही हैं। एक दिन के लिए कहीं जा नहीं सकती। वह तो मेरी परेशानी देखकर मिलिंद को तरस आ गया। बोला, कोई बात नहीं जिज्जी, 10-15 दिन की बात है, मैं अपनी सास को बुला लूँगा। मुझे अगर पता होता कि बच्चों को उनका आना इतना अखर जाएगा तो क्या किसी का एहसान लेती। खैर, ले आई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। गुड़िया ठीक कहती है। अरे तो गुड़िया ने कौन सी बड़ी बात कह दी। 11वीं कौन अपने पैसों से साड़ियाँ खरीदती है। जितनी भी पहनती हैं सब मेरी दी हुई हैं। लाख पुरानी सही, पर महंगी तो है, अच्छी तो होंगी ही। ना हो तो तुम बुआ जी को भी दे दूंगी भाई। आते ही एकदम से देना तो अच्छा नहीं लगता ना। सोचेंगी अपना बड़कपन दिखा रही है। वैसे भी बड़ी बूढ़ियों को कपड़ों का होश कहाँ रहता है। उनकी बहू का फर्ज था कि एक बार सास का सामान देख तो लेती, पर आजकल की लड़कियों में इतनी अकल कहाँ होती है।
अपने में ही उड़ी उड़ी फिरती हैं। बड़ी देर तक मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया तो देखा श्रीमान जी की नाक फिर बजने लगी है। रविवार की दोपहर किन्हीं बुआ जी के लिए बर्बाद करना उनकी फितरत में नहीं है। वैसे भी बुआ की मानसिकता औरों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैंने उन्हें शुरू से देखा है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। उनका पूरा जीवन ही एक अभाव की कहानी है। न कभी ढंग का पहना, न खाया। एम काम तक मिलिंद के पास ढंग की साइकिल तक नहीं थी। ईश्वर की कृपा से अब समय बदल गया है। मिलिंद की अच्छी नौकरी है, बहू भी नौकरी वाली आ गई है। अब वे अगर डिंग हाँकती हैं तो अपने ऐश्वर्य का बखान करती हैं, तो उसके पीछे भी एक कॉम्प्लेक्स है। वे शायद सामने वाले के मन में अपनी विपन्नता की याद मिटा देना चाहती हैं। उनके इकलौते बेटे को कभी गिलास भर दूध नसीब नहीं हुआ। अब घर में 1.5 लीटर दूध आता है तो उन्हें लगता है दूध की नदियाँ बह रही है। खुद जिंदगी भर 20-25 रुपये की छींटदार धोती पहनती रही हैं, इसीलिए बहू की साड़ियों में उन्हें राजसी वैभव नज़र आता है। वह 300 रुपये की साड़ी रोज़ पहनने के लिए निकाल लेती हैं तो उनकी आंखें चौंधिया जाती है। बहू सालगिरह पर 1500 की साड़ी खरीदती हैं तो वे बौखला जाती हैं। खुद एक फटीचर चप्पल में 1-2 साल गुजार देती हैं, इसीलिए घर में लगी जूतों की कतारें उन्हें चकित करती हैं। 300 रुपये की चप्पल तो कल्पना की पराकाष्ठा है। बच्चों के खिलौनों की कीमत उन्हें अविश्वसनीय लगती है और बेटे की फिजूल खर्ची पर वे मन ही मन कुढ़ती हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने मिलिंद की नई गाड़ी का इतना वर्णन किया कि आखिर सुयस ने पूछ ही लिया, नानी, मामा के पास कौन सी गाड़ी है? अब ये मैं क्या जानूं बेटा, सनी सनी बोले हैं। बच्चे तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बुआ समझी कि वे उनकी अंग्रेजी पर हंस रहे हैं। अच्छा हुआ जो यही समझी, वरना बच्चे बाद में मुझसे कह रहे थे, मम्मा कल से सुन सुनकर कान पक गए थे। हम तो समझे मारुति 1000 या टाटा सियरा वगैरह होगी, और निकली क्या सन्नी। अब बेचारे क्या जाने कि नानी के लिए तो यह फटफटिया भी बड़ी चीज़ है। यूँ तो बुआ के बड़बोलेपन ने मुझे भी एक झटका दे ही दिया था। आई थी उस दिन से सिर धोने की रट लगाई थी। पहली फुर्सत में बाजार जाकर गृह वस्तु भंडार से मैं सिकाकाई मसाले का पैकेट ले आई। दूसरे दिन वे नहाने जाने लगी तो मैंने एक कटोरी में मसाले का पेस्ट बनाकर थमा दिया। ये क्या है? सिर धोने का मसाला है। वे कुछ देर तक कटोरी को देखती रही, फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, शैम्पू नहीं है? पल भर तो मैं आवाक रह गई, फिर मुझे भी ताव आ गया। बाथरूम में सेल्फ पर से मैंने 4-5 तरह के सैशेज उनके सामने रख दिए। ये लो शैम्पू, कौन सा यूज करती हो? ये इतने सारे? और क्या बुआ, आजकल तो घर में जितने लोग रहते हैं उतनी तरह के तेल, उतनी तरह के शैम्पू और उतने ही साबुन रखने पड़ते हैं। तुम कौन सा ब्रांड लगाती हो? अरे ब्रांड मैं क्या जानूँ। बहू रानी की शीशी रखी रहती है, उसी में से बूंद भर लगा लेती हूँ। मुट्ठी भर तो बाल रह गए हैं, काम चल जाता है। फिर शिकाकाई की कटोरी उठाकर बोली, ला आज यही लगा लेते हैं, तुमने इतने जतन से बनाया है। दोपहर में देखा बुआ आंगन में बैठकर अपने बाल सुलझा रही है। अपनी गंगा जमुनी लटों को बार बार हाथ में लेकर सूंघ रही है। शैम्पू की बात को लेकर दिन भर मैं थोड़ी तनी हुई थी। अब एकाएक मुझे बुआ पर प्यार आ गया। लाओ बुआ, तुम्हारे बालों में तेल डाल दें। लल्ली, ये सुबह तुमने हमें क्या दिया था? अब तक महक रहा है। सिकाकाई पाउडर था बुआ।
उसमें संतरे की चीज़ें पड़ती हैं, कपूर कसनी, जरा मासी और जाने क्या क्या। तुम्हें अच्छा लगा हो तो ले जाना, यहाँ तो वैसे भी पड़ा रहेगा। ज़रूर ले जाऊंगी। अरे चुटकी भर शैम्पू ले लेती हूँ तो रानी जी चोरी लगाती हैं, कहती हैं बाल सफ़ेद हो गए हैं पर शौक़ नहीं गया। अब बताओ, बाल सफ़ेद हो गए तो क्या धुलेंगे नहीं? अब ये महकदार पाउडर ले जाऊंगी तो अरे तो उसकी घोंस है क्या? कह दूंगी मेरी बेटी ने दी है, मैं तो खूब लगाऊंगी। इसी अधिकार के बल पर तो वे मेरे साथ चली आई थी। गुड़िया की शादी का निमंत्रण देने मैं बड़े शहर में थी तो वहाँ भी जाना पड़ा। औपचारिकतावश बुआ से साथ चलने का अनुरोध भी करना पड़ा। तीसरे ही दिन मिलिंद आ धमका, माफ़ करना जीजी, तुम घर पर आई और भेंट ना हो सकी। तुम जरा देर को रुकी भी तो नहीं। रुकती कैसे भैया, बुआ ने तो बताया कि तुम्हें लौटने में 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। सो तो बजते हैं, वो क्या है कि सारा सौदा सुलूप लेकर ही घर पहुंचते हैं। एक बार घर पहुंच जाते हैं तो दोबारा निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती। घर भी तो कहाँ काले कोसों ले रखा है। सोचा होगा रिश्तेदारों से पिंड छूटेगा। पर भैया, तुम चाहे जंगल में घर बसा लो, जब तक बुआ हैं हम लोग तो आते रहेंगे। कैसी बात करती हो जिज्जी, तुम्हारा घर है, तुम्हें तो 100 बार आना है। बल्कि मैं तो नाराज़ हूँ कि तुम एक रात रुकी भी नहीं। समय नहीं था रे, नहीं तो ज़रूर रुकती। यहाँ तो बस भागम भाग मची हुई है। घर भी जल्दी पहुँचना है, ढेर सारा काम पड़ा है। कब जा रही हो? आज ही जा रही थी, पर बुधवार है ना, भाभी ने जाने नहीं दिया। अब कल सुबह जाऊंगी। तो अम्मा को कल सुबह यहीं छोड़ दूं कि बस स्टैंड ले आऊं? क्षण भर को मुझसे कुछ उत्तर ही नहीं देते बना। फिर तुरंत अपने को संभाल कर मैंने कहा, तो बुआ चल रही है ना? चलो, ये अच्छा रहा। बड़े भैया चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। बोले, मिलिंद, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? परेशानी तो बहुत होगी बड़े भैया। घर और बच्चे सभी कुछ तो हम अम्मा के भरोसे छोड़कर जाते हैं, पर क्या करें, वे तो जिद पर आ गई हैं। कल से तो खटपाटी लेकर पड़ गई हैं। कहती है नौकर चाकर तक साल में महीना 15 दिन छुट्टी मना लेते हैं, पर मैं तो बंधुआ मजदूर हो गई हूँ। बरसों बाद तो घर से निकलने का मौका आया था, नहीं तो आजकल इतने प्यार से बुलाता ही कौन है। पर ना तो तुम रिश्तेदारी निभाओगे, ना मुझे ही निभाने दोगे। उनकी जिद देखकर फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हो आने दो, जिज्जी की बात रह जाएगी, अम्मा को थोड़ा चेंज हो जाएगा। 10-15 दिन का सवाल है तो मैं सुषमा की माँ को बुला लूँगा। मिलिंद जब चला गया तो बड़े भैया हंसकर बोले, लगता है तुम बड़ा साग्रह निमंत्रण देकर आई हो। साग्रह क्या भैया, कहना तो पड़ता ही है ना कि अब माँ की जगह तुम ही हो। साथ चलोगी तो सहारा हो जाएगा। चलो अच्छा है, भाभी बोली, तुम्हें सहारा हो ना हो, बुआ जी को तो आराम हो जाएगा। बेचारी इस उम्र में इस कदर पीस रही हैं। बुआ से सुबह तक भी सब्र नहीं हुआ। सामान लेकर रात में ही बड़े भैया के यहाँ आ गई। सामान क्या, बस एक कनवास का बैग था। उसमें वे ही गिनी चुनी साड़ियाँ थीं जिन्हें गुड़िया ने 2 कौड़ी का करार दे दिया था। बुआ को मैं सलाह मशविरे के लिए तो लाई थी, पर आजकल की शादियों में बड़ी बूढ़ियों की ज़रूरत कहाँ रहती है। अब तो सब पैसों का खेल है, रस्में गौण हो गई है, दिखावा ही प्रमुख हो गया है। गुड़िया की शादी भी इसका अपवाद नहीं थी। बुआ के लिए तो यह सब कुछ परी कथाओं जैसा ही हो रहा था। यहाँ की हर चीज़ उनके अचरज की सीमा पार कर गई थी। हर बार बहू के गहने कपड़ों का बखान करने वाली उनकी ज़बान अब थक गई थी। यहाँ से जाने के बाद शायद
गुड़िया के गहनों कपड़ों की प्रशस्ति गाएगी। आने वाली हर शादी में मेरे घर की आय व्यय का ब्यौरा देगी। बार बार कहेगी, बिल्कुल सनीमा की सी शादी हुई थी सुपर्णा की। शादी से 2 दिन पहले बड़े भैया सब परिवार आ गए थे। घर में एकदम रौनक हो गई थी। बुआ तो एकदम खुश थी। बहुत दिनों बाद कहने सुनने के लिए अपना मिला था। मेरे ससुराल वालों ने उन्हें कोई खास लिफ्ट नहीं दी थी। खाना खाने के बाद बैठक जमते ही बुआ ने पूछा, मिलिंद से मुलाकात हुई थी? हाँ, कल ही तो दोनों आए थे। छुटकी के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। भाभी ने बताया। क्यों, क्या हो गया? पलंग पर से गिर पड़ी थी। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ। हम सब हैरान। बुआ, ये क्या कह रही हो? लड़की को चोट आई है और तुम कहती हो अच्छा ही हुआ? अरे, अच्छा यह हुआ कि उसकी अम्मा के हाथ से गिरी है। मेरे हाथ से गिरती तो तूफान मच जाता। वैसे गिरी तो वह कुसुमा के हाथ से है। कुसुमा कौन? आजकल बच्चों को देखने के लिए एक 7-8 साल की लड़की रख ली है। बच्ची को सुलाते सुलाते वह खुद ही सो गई और बिटिया लुढ़क गई। कैसा कलजुग है देखो। हमारे लाने तो कभी दर्द नहीं जागा। अपनी अम्मा के लिए झट से नौकरानी लगा ली। अरे हम भी तो हार्ड मास के बने हैं। तुम्हारी मैयों से 4-5 साल बड़े ही हैं। बुआ, मैंने मिलिंद से कह दिया है कि अब इस लड़की को ना ही हटाऊंगे। बुआ अब बहुत थक चली है। 2-2 बच्चे संभालना उनके बस का नहीं है। बड़े भैया बोले। तुमने तो अपनी ओर से कह दिया बेटा, पर वह महारानी सुनेगी तब ना। अरे, वह तो कल ही भुनभुना रही थी। भाभी ने बताया, ये शायद फ़ोन लेने बाहर चले गए थे। मैं चाय लेकर कमरे में आई तो सुषमा मिलिंद से कह रही थी कि हमारे पर्सनल मामलों में लोग क्यों दखल देते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग हो गए। मेरे सामने कहती तो मैं बताता। अरे, तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। अच्छा, अब यह तो बताओ कि लाट साहब कब आ रहे हैं? तुम्हारे साथ ही आ जाते। वह नहीं आएगा बुआ, छुट्टी नहीं है। छुट्टी कैसे मिलेगी? यह कोई उसके ससुराल की शादी थोड़ी ही है। वहाँ तो दरी बिछाने से लेकर पानी भरने तक का सारा जिम्मा उठाना पड़ता है। बहन के यहाँ आते लाज लगती है। गुड़िया के लिए यह लिफाफा भेजा है, यही देने के लिए आया था। लिफाफा? बस? बुआ ने लिफाफा हाथ में लिया और उनके आंसू छल छला आए। देखते देखते उनकी हिचकी बंध गई। इस लड़के ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मामा होकर भांजी के लिए 100 रुपट्टी भेजे हैं और बहन के लिए तो कुछ भेजने की याद ही नहीं है। जमाई तो मेरा राजा आदमी है, उन्हें किसी की आस नहीं है। पर बहन बेटी को एक साड़ी तो उड़ाता, बीवी को तो 1000-1000 की पहनाता है। बहन के लिए 500 भी ना निकले। हम लोग सब परेशान हो उठे। खासकर मुझे तो बहुत ही संकोच हो आया। लाख कहा कि बुआ, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत है। साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत हैं। पर उनकी रुलाई थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़े भैया ने भी समझाया कि बुआ, तुम हमसे अलग थोड़े ही हो, तुम भी तो हमारे ख़ानदान की हो। मैं जो सामान लाया हूँ सब तुम्हारा ही तो है। उनका हिलक हिलक कर रोना बदस्तूर जारी रहा और जब वह चुप हुई तो ऐसी हुई कि एकदम गुमसुम हो गई। हर मौके पर उनके मुंह से फूटने वाले गीत मौन हो गए। मेरी देवरानी जेठानियों से चलने वाली हंसी ठिठोली बंद हो गई। दिन में 10 बार हलवाई को दिए जाने वाले निर्देश चूक गए। न गुड़िया की बार बार नज़र उतारी गई, न उसे उपदेश पिलाए गए। शादी की रौनक से जैसे उन्होंने खुद को काटकर अलग कर लिया। उनके सारे उल्लास और उत्साह पर
उनके नालायक बेटे ने पानी फेर दिया था। बुआ की खामोशी से और किसी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, पर मुझे उनके प्रशस्ति गान की इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना सब कुछ फीका फीका सा लगने लगा। रिसेप्शन के दिन मैंने अपनी क्रीम कलर की चंदेरी उन्हें पहनाई थी। मुझे लगा था कि वे कहेंगी, और इतनी महंगी साड़ी क्यों दे रही हो, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप पहन ली। विदा के समय मैंने बेटी दामाद के लिए उन्हें रुपये पकड़वाए थे। उन्होंने झूठ मूठ को भी मना नहीं किया, खोल कर देखा भी नहीं कि कितने हैं। दिन भर बिटिया के रूप रंग की तारीफ करते नहीं अघाती थी। जयमाला वाले दिन तो गुड़िया एकदम राजकुमारी लग रही थी, पर बुआ ने प्रशंसा में एक शब्द नहीं कहा। मैंने अपनी बेटी के लिए इतना सुदर्शन दूल्हा ढूंढा था, पर बुआ ने मुझे बधाई नहीं दी। न बारात की सज-धज की तारीफ की, न हॉल की सजावट को सराहा। झूठ क्यों बोलूं, बुआ की यह उदासीनता मुझे बहुत बुरी लगी। इसीलिए जब उन्होंने बड़े भैया के साथ जाने का प्रोग्राम बना लिया तो मैंने रोकने की कोशिश नहीं की। जब उनका मन ही यहाँ से उचट गया था तो रोकने की कोई तुक नहीं थी। उनकी अटैची लेकिन मैंने बड़े प्रेम से जमाई थी। अटैची तो खैर मेरी थी ही, उसमें मैंने अपनी कई नई पुरानी साड़ियाँ रख दी थी। इसके अलावा स्वेटर्स, शॉल, स्लीपर, मोजे भी रख दिए थे। एड़ियों पर रगड़ने वाली क्रीम, हाथ पैरों में लगाने के लिए वैसलीन, घुटनों की मालिश का तेल सब याद करके रख दिए थे। शिकाकाई पाउडर तो था ही। बुआ अपने साथ जो कैनवास का बैग लाई थी उसमें मैंने मिठाई रख दी। इसके अलावा सूखे फलाहारी व्यंजन जैसे साबूदाने के पापड़, आलू के चिप्स आदि भी रख दिए थे। ये क्यों दे रही हो लल्ली, यहाँ रहने दो, ये कोई ख़राब थोड़े ही होंगे। बुआ, यहाँ यूं ही पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। तुम्हारे तो व्रत उपवास चलते रहते हैं, काम आ जाएंगे। और इनके लिए घी कहाँ से आएगा। मैं अवाक होकर उनका मुंह देखने लगी। बुआ ने वे सारी पोटलियाँ परे सरकाते हुए कहा, रहने दो लली, तुमने अभी हमारी बहू रानी का राजपाट देखा नहीं है। फ्रिज तक में ताला पड़ा रहता है। कभी कभी तो एक गिलास ठंडे पानी तक को तरस जाती हूँ। मेरा मन एकदम ममता से भर आया। बुआ, तुम यहीं रह जाओ। अरे नहीं बिटिया, बेटे के घर कोई हमेशा रह पाता है। जिंदा रही तो तेरे बेटे की शादी में ज़रूर आऊँगी। जिंदा क्यों ना रहोगी, अब कोई ज़्यादा दिन थोड़े ही हैं, बस 2-3 साल समझो। लली, अब तो 2-3 साल भी बहुत भारी लगे हैं। खैर, मरना जीना तो भगवान जी के हाथ में है, पर जब तक जीऊँगी तुझे असीसती रहूँगी। ये 15-20 दिन मेरे खूब सुख से बीते। मन भर के खाया, मन भर के सोई, हाथ पैरों में थोड़ी जान आ गई। तुम्हें अब आराम करना चाहिए बुआ। आराम भी बिटिया ऊपर से लिखा कर लाना होता है, तब मिलता है। हमारे भाग में तो नरक उलीझना लिखा है। शादी के बाद सास की 2-2 जच की निपटानी पड़ी थी। अपने बच्चों का तो खैर करना ही था, अब बच्चों के बच्चों को भुगत रहे हैं। हमें तो लगता है कि मरने के बाद भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। वहाँ हम यमराज के नाती पोतन के पोतड़े खींचते रहेंगे। चलते समय बुआ खूब रोई, मुझे भी रुलाई आ गई। 2 दिन पहले गुड़िया को विदा किया था, उस दिन भी मैं खूब रोई थी, पर इस रोने में और उसमें फ़र्क था। वियोग के उन कातर क्षणों में भी मन खुशी से डब डब हो रहा था। आँखों के सामने बेटी के सुखद भविष्य की संकल्पना थी, पर बुआ को तो मैं वहीं वापस भेज रही थी जो उनके लिए नरक था। काश मैं उन्हें हमेशा अपने पास रख पाती। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।